वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल मेक लेसन प्लान विद पूजा में आप सबका स्वागत है एक नए लेसन प्लान के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा लेसन प्लान नंबर 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पार्ट का क्रमांक लिखेंगे जो लेसन प्लान का नंबर है। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 8 है। तो यहाँ पर मैंने 08 लिखा है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे जिस दिन हम ये पार्ट कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखेंगे और दिन लिखेंगे। फिर उसके बाद विषय लिखेंगे। तो मेरा विषय गणित है इसलिए मैंने गणित लिखा है। प्रकरण लिखेंगे मतलब हमारा टॉपिक लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक है त्रिभुज की सर्वांगसता नियम के ऊपर। तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो जिस भी ट्रेनिंग पीरियड के लिए आप विद्यालय में गए हैं उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। कक्षा 9 के लिए लेसन प्लान है तो इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिखा है। वर्ग लिखेंगे कि किस सेक्शन में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 9 के भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं तो उस सेक्शन को लिखेंगे। कालांश लिखेंगे किस पीरियड में आप ये क्लास ले रहे हैं और समय अवधि लिखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्लास हमारा 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का होता है तो इस लेसन को पढ़ाने के लिए 40 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 40 मिनट्स लिखा है। ये हमारा पूरा इंट्रो था जो कि यहाँ पर समाप्त होता है जैसा कि आप सब देख रहे होंगे। अब चलते हैं हम सामान्य उद्देश्य की ओर। तो हमने यहाँ पर गणित से संबंधित सामान्य उद्देश्य को लिखा है। तो जो हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों को अंकगणित के नियमों के बारे में परिचित कराना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों की मानसिक और तर्क शक्ति का विकास करना। और हमारा पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों में अन्वेषण की भावना उत्पन्न करना। यह हमारे मैथ से संबंधित सामान्य उद्देश्य है। तो मैंने यहाँ पर 5 सामान्य उद्देश्यों को लिखा है। आप चाहें तो 5 से ज्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन मिनिमम 5 सामान्य उद्देश्य हर विषय में होने ही चाहिए। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो जैसे कि मैं मैथ से रिलेटेड लेसन प्लान बनाती हूँ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो त्रिभुज की सर्वांगसता नियम के ऊपर है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो इस प्रकार से है। तो देखिए विद्यार्थियों को त्रिभुज की सर्वांगसता के नियमों से अवगत कराना। यह हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है। तो यहाँ हमारा ये पेज समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारा नेक्स्ट पेज है जिसमें हमने विशिष्ट उद्देश्य के दूसरे पॉइंट को लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमने लिखा है इस पॉइंट में। तो जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य का सेकंड पॉइंट है वो है विद्यार्थियों को त्रिभुज की सर्वांगसता के लिए कसौटियों की पूरी जानकारी प्रदान करना कि त्रिभुज की सर्वांगसता के क्या क्या नियम होते हैं उसके बारे में हम विद्यार्थियों को पूरी जानकारी प्रदान करेंगे इस पार्ट में। इस पार्ट को पढ़ाने के लिए हम किस शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने निगमन विधि का उपयोग किया है क्योंकि ये कुछ नियमों के ऊपर बेस्ड है ये लेसन प्लान। तो इसीलिए हमने यहाँ पर निगमन विधि लिखा है। उसके बाद सहायक सामग्री तो हमने यहाँ पर चॉक, डस्टर, कलर चॉक, चार्ट पेपर इन सब चीजों का उपयोग किया है। तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया है। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो बच्चों को कुछ तो प्रीवियस नॉलेज उनकी पूर्व ज्ञान होगी ही इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बच्चों को त्रिभुज के विषय में पूर्ण जानकारी है और वो त्रिभुज के कोण, शीर्ष तथा भुजाओं के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं क्योंकि ये जो हमारा त्रिभुज के बारे में है उनको तो ये पता ही होगा क्योंकि उन्होंने 5th, 6th, 7 में ही त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया होगा अच्छे से। इसीलिए उनकी पूर्व ज्ञान हो जाती है। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न में देखिए इस प्रकार से हम 3 कॉलम बनाते हैं जिनमें सबसे पहले हम क्रमांक लिखते हैं, प्रश्न संख्या लिखते हैं, उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन लिखते हैं और छात्र कथन लिखते हैं। इसमें हम कुछ प्रश्न पूछते हैं और बच्चों से अपने टॉपिक को निकालने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं कि त्रिभुज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं, कितने कोण तथा कितने शीर्ष होते हैं।
तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। उसके बाद हम तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि दो त्रिभुज के बीच संबंध किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। तो बच्चों को इसका उत्तर नहीं पता रहता है, इसीलिए बच्चे मौन रहते हैं, जिससे हमारा समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होता है, जिससे हमारा टॉपिक निकल कर आता है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे और उसके बाद ही हम पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो हमने यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखा है, बच्चों आज हम लोग त्रिभुज की सर्वांगता के विषय में अध्ययन करेंगे। ये कथन बोलकर हम अपने पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ हमारा ये पेज समाप्त होता है, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पेज है, जो कि प्रस्तुतिकरण का पेज है, जिसमें हम जो भी 40 मिनट्स की क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लिखा जोखा इसी पेज में होता है। तो इसमें हम इस प्रकार से 5 कॉलम बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम रहता है वो शिक्षण बिंदु का रहता है, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा कॉलम छात्र क्रिया, चौथा कॉलम शानपठ कार्य और पांचवा कॉलम मूल्यांकन प्रश्न। तो देखते हैं हम इस पेज में हमने क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम टॉप में प्रस्तुतिकरण लिखते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक लिखते हैं शिक्षण बिंदु में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो त्रिभुज की सर्वांगता के कसौटियों के बारे में, हमने यहाँ पर वही लिख दिया है। उसके बाद छात्र अध्यापिका बताती है उन्हें कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए निम्न कसौटियों का सत्य होना आवश्यक है। तो कुछ कसौटियां हैं जिसके सत्य होना आवश्यक है, तभी वो सर्वांगसम त्रिभुज की सर्वांगता के नियम को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला नियम है वो है SAS का, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांगता का। यहाँ पर हमने लिखा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतजनक कोण दूसरे त्रिभुज की क्रमशः दो संगत भुजाओं और उनके अंतकोणों को बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारी पहली कसौटी है उसके बारे में लिखा है। उसके बाद हमने दूसरी कसौटी के बारे में लिखा है, जिसमें हमारा ASA रूल फॉलो होता है, जो कि हमारा कोण भुजा कोण सर्वांगता नियम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर हमने लिखा है दो भुजा सर्वांगता होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंत भुजाओं दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो संगत कोण और उनके अंत भुजाओं के बराबर है। हमने यहाँ पर दो कसौटियां लिखी है और उन्हें शानपठ में करके भी हम दिखाएंगे। तो जो भी हम काम शानपठ में करेंगे उसको शानपठ कार्य में लिखेंगे। तो जब इतनी बड़ी कथन छात्र अध्यापिका कह रही है, जब आप टीचर हैं तो आप ही कह रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुनते हैं और अपनी कॉपी में सारी चीजों को लिखते हैं। उसके बाद शानपठ में आप इस प्रकार से उन्हें शो करके दिखाइएगा। जो पहली कसौटी है SAS का और दूसरी कसौटी है जो हमारा ASA का। तो जो भी काम आप ब्लैक बोर्ड में कीजिएगा इस प्रकार से ब्लैक चार्ट पेपर में आप लिखकर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में शानपठ कार्य में पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो जो हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न है, क्योंकि हम सिर्फ पाठ पढ़ा ही देंगे और बच्चों से प्रश्न ही पूछेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं पाठ, इसलिए हम बीच बीच में कुछ मूल्यांकन प्रश्न भी उनसे पूछते रहते हैं। तो जो हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न है, यदि दो भुजा तथा एक कोण दूसरे भुजा की दो संगत भुजा और एक कोण के बराबर हो तो ये कौन सा नियम है। तो हमने यहाँ उन्हें ये नियम पढ़ाया, तो उसी के आधार पर हम उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है इस प्रकार से है और जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें हम बता रहे हैं कि ASA नियम में क्या क्या बराबर होते हैं। तो उन्होंने अगर इस नियम को अच्छे से क्लास में सुना होगा इसका उत्तर वो अवश्य दे देंगे और आपको पता लगेगा कि आपने जो पाठ पढ़ाया है उन्हें वो उनके समझ में आ गया है या फिर उन्हें समझ में आ रहा है। तो यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये प्रस्तुतिकरण का दूसरा पेज है, जिसमें फिर से हमने 5 कॉलम बनाए हैं इस प्रकार से। तो हमने वहां पर त्रिभुज की कसौटी या दो कसौटी के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर हम तीसरे कसौटी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा SSS रूल फॉलो होता है, भुजा 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 सर्वांगसम।
यहाँ पर छात्र अध्यापिका कहती है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः 3 संगत भुजाओं के बराबर है। तो ये एस रूल फॉलो कर रहा है और ब्लैक बोर्ड में भी हम उन्हें ये चीज करके दिखाएंगे इस प्रकार से। और जो हमारा 4th पॉइंट है उसमें एस रूल फॉलो हो रहा है। कौन कौन भुजा सर्वांगसम, इसमें हम कहते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और इन कोणों के अंतर्गत भुजा के अतिरिक्त कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः संगत कोणों और संगत भुजाओं के बराबर है। तो ये रूल भी हम उन्हें ब्लैक बोर्ड में करके दिखाएंगे जिसमें दो कोण और एक साइड हमारा इक्वल होगा। तो जब आप इतनी सारी बातें छात्रों को बता रहे होंगे तो छात्र क्या कर रहे होंगे, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न में उनसे प्रश्न पूछेंगे कि एस नियम में क्या क्या बराबर होते हैं। तो अगर उन्होंने इस नियम को अच्छे से सुना होगा तो इसका उत्तर वो अवश्य दे पाएंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दो कोण तथा एक भुजा बराबर है, ये कौन सा नियम है। तो ये नियम हमारा एएस नियम का कौन कौन भुजा सर्वांगसम नियम का फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमने, अगर बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आपकी क्लास मन लगाकर की होगी तो वो जरूर बता पाएंगे इसका उत्तर, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो उनकी समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है। अब चलते हैं हम लास्ट पेज की ओर। तो देखिए ये हमारा अंतिम पेज है, क्योंकि यहाँ पर ये येलो पेपर आ जाता है और जब भी हमारा येलो पेपर आता है तो हमारा लेसन समाप्त हो जाता है। तो इस येलो पेपर में जो हमारे कॉलेज के सुपरवाइजर है वो अपने साइन करते हैं और रिमार्क्स देते हैं और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं। और इस पेज में हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जो हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, मतलब आपने जो ये पाठ पढ़ाया है उनकी कितनी समझ में आई, इसकी जांच करने के लिए हम उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एस में क्या क्या बराबर होते हैं या फिर क्या क्या बराबर होने चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है त्रिभुज की सर्वांगसम की सभी कसौटियों को लिखिए। तो उन्होंने अगर अच्छे से क्लास की होगी तो वो जरूर ये सारी कसौटियां लिख सकेंगे। उसके बाद हम गृह कर देते हैं कि दो त्रिभुज दी गई है, बताइए कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो बच्चे ये करके देखेंगे और आपको नेक्स्ट क्लास में आकर के दिखाएंगे। होमवर्क देकर हम अपने लेसन प्लान की समाप्ति करते हैं और नीचे हम यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर लिखते हैं और सिग्नेचर ऑफ पीपल टीचर लिखते हैं। तो पीपल टीचर वो होते हैं जो ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए हैं, तो आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए हैं तो आप अपना साइन कीजिएगा और यहाँ पर स्कूल के हेडमास्टर का साइन होगा। तो यहाँ हमारा ये लेसन प्लान भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे लेसन प्लानों से थोड़ी भी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो थम्स अप, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी भी हेल्प हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे अच्छे लेसन प्लान के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो उसके अपडेट आपके पास आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ। बाय।